Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte. Chapter number 3, the accounting cycle, problem 3b6. Home Repair Club is a new business which began operations on July 1st. The company follow a policy of closing its account and preparing financial statement at the end of each month. A trial balance at September 30 appear as, ये यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है. उसके बाद कहता है प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज एट सितंबर 30 टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन. यूज़ वन एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड सेकंड एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन रिपेयर इक्विपमेंट. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सितंबर आर $168 ऑन द बिल्डिंग एंड $125 ऑन द रिपेयर इक्विपमेंट. नॉर्मली ये होता है कि एडजस्टिंग एंट्री का कहा जाता है और एडजस्टिंग एंट्री की अमाउंट हमने खुद कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टिंग एंट्री की अमाउंट कैलकुलेट करके दी हुई है. और वो एडजस्टिंग एंट्री किस चीज़ की है? एडजस्टिंग एंट्री आपने डेप्रिसिएशन की पास करनी है. फिर उसके बाद कहता है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं. देन कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं रिपोर्ट फॉर्म में. फिर वो कहता है कि प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज, आपने चारों क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है. और उसके बाद कहता है प्रिपेयर एंड आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. तो यानी सबसे पहले हमने क्या करना है? एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है. किसकी? डेप्रिसिएशन की. तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि उसकी जर्नल एंट्री क्या है और फिर हम देखेंगे कि उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या है. अच्छा जी, डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट बाय यूजिंग. किसी भी नॉन करंट एसेट को बिजनेस में यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में कमी होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है. फॉर एग्जांपल, आप एक फ़र्नीचर परचेज़ करते हैं. आपने एक फ़र्नीचर परचेज़ किया 2015 में. आज आप उस फर्नीचर को 2025 में सेल करते हैं. तो आपने 15 से लेके 25 तक उसको यूज़ किया. यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में कमी होगी हर साल, वो डेप्रिसिएशन कहलाती है. अब डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं और आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर चीज़ के दो इफ़ेक्ट होते हैं, एटलीस्ट दो इफ़ेक्ट होते हैं. एक इफ़ेक्ट डेबिट होता है और एक इफ़ेक्ट क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो वो इफ़ेक्ट क्या होंगे? हम डेफिनेशन से ही उसकी जो है वो एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे. हम कहते हैं कि हमने क्या किया? उसको यूज़ किया. तो जब आप क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. यूज़ करने का मतलब है आपने उसका बेनिफिट लिया. और अकाउंटिंग में जिस चीज़ का बेनिफिट लिया जाए तो उसको एक्सपेंस कहते हैं. इसलिए जर्नल एंट्री क्या होगी? रिकॉर्डिंग करेंगे हम जर्नल में. जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट. डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ होगा. एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ होने का मतलब है एसेट क्रेडिट होगा. तो वो जो है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? वो एसेट में से जाके माइनस कर दी जाती है. जब आप एसेट में से जाके माइनस करेंगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी. तो ये इसकी जर्नल एंट्री है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. यही इसकी जर्नल एंट्री है और यही इसकी एडजस्टिंग एंट्री है. इसकी एडजस्टिंग एंट्री और इसकी जर्नल एंट्री दोनों सेम है. और नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं. वो फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ. तो इस क्वेश्चन में ना तो आपको रेजिडल वैल्यू बताई है. रेजिडल वैल्यू क्या होती है कि उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद वो जितने का सेल होगा वो उसकी रेजिडल वैल्यू है. तो इस क्वेश्चन में रेजिडल वैल्यू नहीं बताई. अगर ना बताई हो तो ज़ीरो होता है, लेकिन यूज़फुल लाइफ भी नहीं बताई. तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते. जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना कर सकें तो फिर उसने डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करके दी हुई है क्वेश्चन के अंदर. अब हमने क्या करना है? उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है और उस अमाउंट के साथ पास करनी है जो उसने अमाउंट हमें गिवन है. प्रॉब्लम 3b6 होम रिपेयर क्लब जर्नल फॉर द मंथ एंडेड एडजस्टिंग एंट्रीज. एंट्री कोई भी हो, एडजस्टिंग हो, क्लोजिंग हो, जर्नल हो, वो हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में होती है. आप उसी तरह से लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं? बिल्डिंग के ऊपर. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बिल्डिंग पे, उसकी अमाउंट लिखेंगे 168 और 168. और यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे. उसकी नरेशन लिखेंगे टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग. इसी तरह से अगली
एडजस्टिंग एंट्री जो है वो पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट रिपेयर इक्विपमेंट की अमाउंट 125, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिपेयर इक्विपमेंट की 125, ये भी आपको गिवन है। तो जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, वो ये थी कि आपने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। अब आपने एडजस्टिंग एंट्रीज से क्या करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। अच्छा, ये अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैश में कुछ चेंज नहीं है, कैश 2500 का एज इट इज़ आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल 1500 का एज इट इज़ आ जाएगा। लैंड 29,400 की एज इट इज़ आ जाएगी। बिल्डिंग 50,400 की एज इट इज़ आ जाएगी। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 336 है, 336 ये है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 168 ये है। तो हम क्या करेंगे, 336 प्लस 168, क्रेडिट क्रेडिट आपस में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 504। उसके बाद है जी रिपेयर इक्विपमेंट 7500 के एज इट इज़। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ जाएगी 250 की, वो हम 250 गिवन है हमें, और जो हमने अभी चार्ज की है 125 वो उसमें ऐड कर देंगे, तो 250 प्लस 125 वो आ जाएगी 375। फिर उसके बाद जी नोट पेएबल एज इट इज़ आ जाएंगे, अकाउंट पेएबल भी एज इट इज़ आ जाएंगे, कैपिटल एज इट इज़, ड्राइंग एज इट इज़, रेवेन्यू एज इट इज़, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू एज इट इज़, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एज इट इज़, रिपेयर पार्ट सर्विस एक्सपेंस एज इट इज़, यूटिलिटी एक्सपेंस एज इट इज़ लिख देंगे, और वेजेस एक्सपेंस भी एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ तक लिखने के बाद तो अब ये दो चीज़ें रह गई हैं। क्रेडिट साइड के इफेक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर लिए थे, अब डेबिट वाली रह गई हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे लिख देंगे, और इसी तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 125 का यहाँ पे लिख देंगे। फिर डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल हमेशा आपका इक्वल आना चाहिए। अगर आपका टोटल इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बनाया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल। अब आपने जितनी भी स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी बनानी है, और बैलेंस शीट बनानी है, वो इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनानी है। अब जो क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस था वो ख़त्म हो गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको यूज़ भी नहीं करेंगे। अब जो हम यूज़ करेंगे वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यूज़ करेंगे, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। और आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट में यहाँ से चीज़ें आएंगी, ये इनकम है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। होम रिपेयर क्लब इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड, पर्टिकुलर रेवेन्यू की हेडिंग देंगे, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जितने एक्सपेंस हैं वो सारे लिख देंगे, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर, यूटिलिटी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, इन सब को प्लस करेंगे, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो बाकी आपके पास जो आंसर आएगा डैट इज़ योर नेट इनकम। तो आपके पास नेट इनकम आ गई 3427। अब आप क्या करेंगे, अब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। होम रिपेयर क्लब स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी फॉर द मंथ एंडेड 30th 1994। पर्टिकुलर में सबसे पहले कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ मंथ, जो कैपिटल है वो लिखेंगे 58,800 का, ऐड कर देंगे ये वाला नेट प्रॉफिट जो है या नेट इनकम है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये सब टोटल आ जाएगा, इसमें से ड्राइंग माइनस कर देंगे। जब ड्राइंग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल एट द एंड ऑफ मंथ। ये जो कैपिटल एट द एंड ऑफ मंथ है यही बैलेंस शीट में हम जाके लिखेंगे। होम रिपेयर क्लब बैलेंस शीट एज ऑन सितंबर 30 1994। एसेट्स, सबसे पहले करंट एसेट की हेडिंग देंगे, उसमें से कैश और अकाउंट रिसीवेबल दोनों आ जाएंगे। कैश और अकाउंट रिसीवेबल को हम प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4000। फिर नॉन करंट एसेट की हेडिंग देंगे, लैंड लिखेंगे, बिल्डिंग लिखेंगे, और बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की अमाउंट थी हमारे पास 50,400, उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपनी माइनस करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 504, वो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह से जो आपके पास रिपेयर इक्विपमेंट हैं वो है 7500 के, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 375, वो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7125। तो यहाँ तक हैं आपके सारे के सारे नॉन करंट एसेट। अब इन नॉन करंट एसेट्स को ऐड करेंगे, तो 29,400 प्लस 49
896 प्लस 7125, तो आपके पास जो नॉन करंट एसेट आगे वो आगे 86421। उसके अंदर आप 4000 ऐड कर देंगे करंट एसेट का, तो जो टोटल एसेट आपके पास आ गए डैट इज़ 9421। तो इसको आप यहाँ पे डबल लाइन करेंगे, और अकाउंटिंग में किसी चीज़ को डबल लाइन करने का मकसद होता है कि वो आगे कैलकुलेशन में नहीं आएगा। देन आप लिखेंगे जी लाइबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग देंगे, लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी आपकी आ जाएंगी। फिर आप लाइबिलिटीज़ की हेडिंग देंगे, तो नोट पेएबल और अकाउंट पेएबल ये दोनों हमें दिए हैं, इनका टोटल करके जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़। नोट पेएबल और अकाउंट पेएबल का टोटल किया तो ये टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई, और उसके बाद ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग देंगे, और कैपिटल अकाउंट जो भी है आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी का जो आंसर आया उस आंसर को हम यहाँ पे जाके लिखेंगे 6827, और आप 6827 के अंदर ऐड करेंगे 29594, तो आपके पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी आ गई वो है 90421। तो ये आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ गई, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये बैलेंस सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है 3A6, उसको आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।